नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति कार्यालय को बदनाम किया है। इस कड़ी में उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन की प्रशंसा की है। कमला ने यह कहा है कि मुझे लगता है कि अमेरिकी मतदाताओं के पास दोनों उम्मीदवारों की तुलना करने की अपार क्षमता है। उन्होंने अमेरिकी जनता की ओर उन्मुख होते हुए कहा है कि एक तरफ आपके पास जो बिडेन हैं, जो कैमरे में दिखते हैं, जो लगातार अमेरिकी लोगों से बात करते हैं, और दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप है, जिन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति कार्यालय को सिर्फ बदनाम किया है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी शक्तियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में देश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और ये इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण किया गया है, जिसकी रेंज मारक क्षमता बढ़ा करके 400 किलोमीटर की गई है। और डीआरडीओ के मुताबिक इस टेस्ट को संस्था के PJ-10 प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है और इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है, जो भारत की सैन्य शक्ति में और अधिक मजबूती देने वाला प्रयोग है। इस मिसाइल में इस्तेमाल किए गए एयरफ्रेम और बूस्टर को देश में ही बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित समुदाय की एक युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और बुरी तरह से मारपीट के मामले का खुद ही संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उपचार के दौरान मंगलवार को इस युवती की अस्पताल में मौत हो गई और आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का उल्लेख करते हुए युवती की जल्दबाजी में कराए गए अंतिम संस्कार के मामले का भी संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि मीडिया में आई रिपोर्ट्स में उल्लेखित हालात दुखद स्थिति को बयान करते हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस के इस मामले में समय में कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण युवती को बचाया नहीं जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि आरोपियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। हमने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि एक तो जो परिवार है जो उस पीड़िता का, उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए तुरंत प्रभाव से, और इस केस को जल्द से जल्द जो है इन्वेस्टिगेट करके और इसको कोर्ट में चलाया जाए। तीसरा हमने बोला है कि यूपी में जो 2014 से 2018 तक जो दलितों के खिलाफ जो मुकदमे हैं, जो एट्रोसिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो हमने ये मांग की है उसमें कि भाई ये जो आप देखेंगे 47% जो है 2014 से 2018 के बीच में दलितों के साथ अत्याचार बढ़े हैं यूपी में, और जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार रही है वहाँ पर दलितों के अत्याचार में हमेशा बढ़ोतरी हुई है। तो हमने कहा है कि कैसा सुशासन है कि भाई जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े, उनके साथ अत्याचार होता है और पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर देखते रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मनाली की सड़कों को भी चकाचक किया जा रहा है। मनाली से लेकर सोलंग नाला तक सड़क को अच्छे से सजाया और संवारा जा रहा है। सड़क के दोनों ओर सफेदी की जा रही है। सड़कों पर उखड़ी जगह पर टॉरिंग की जा रही है और मनाली में व्यास नदी पर बने वैली ब्रिज की प्लेटों को भी बदला जा रहा है। वैली ब्रिज के पास बने वाले डंगे का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और इसके साथ ही मनाली से लेकर जगत सुख तक सड़क को भी दुरुस्त किया जा रहा है। बीआरओ ने काम को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है और वहीं प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से शीर्ष अदालत में दायर किया गया था, जिसमें 4 अक्टूबर की तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी। जस्टिस AM खानविलकर और BR गवई और कृष्ण मुरारी की 3 जजों वाली बेंच ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी SOP के तहत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तय तारीख को कराने की अनुमति दी है।
वहीं नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के अयोध्यापुरी धाम के निर्माण और विकास के लिए 100 बीघा जमीन देने का ऐलान किया है। बता दें कि जुलाई महीने में प्रधानमंत्री ओली ने यह कहा था कि हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि भारत नहीं बल्कि नेपाल है। ओली अपने इस बयान के कारण सुर्खियों में रहे और अब ओली ने कहा है कि वो 100 बीघा यानी कि 40 एकड़ के करीब जमीन को धाम को देंगे ताकि भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर किया जा सके। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बीच कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर के रूस को एक और सफलता हासिल हुई है। रूस की समाचार एजेंसी RIA के मुताबिक रूस में दूसरी कोरोना वैक्सीन का मानव ट्रायल पूरा हो चुका है और जानकारी के मुताबिक रूस ने साइबेरिया वेक्टर इंस्टीट्यूट की तरफ से विकसित दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव ट्रायल पूरा कर लिया है और रूस की साइबेरिया वेक्टर इंस्टीट्यूट ने इसी महीने की शुरुआत में इस कोरोना वैक्सीन के शुरुआती चरण का दूसरे चरण का ट्रायल पूरा होने की जानकारी दी थी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। मंत्री रिजिजू ने इसकी लॉन्चिंग पर यह बताया है कि पुराना लोगो सुंदर नहीं था, ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा अव्यवस्थित था, इसलिए मुझे लगा कि नया लोगो छोटा और फोकस्ड होना चाहिए जिसमें SAI नाम साफ साफ दिखे और बस इसलिए इसका लोगो बदल दिया गया है। भारत सरकार के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1984 में स्थापित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है जो विकास के लिए 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों का एक उत्तराधिकारी संगठन है। लोगो जो आज अनवील हुआ है, नया लॉन्च हुआ है, इसमें बहुत सा एक देखने में तो एक छोटा सा लोगो है लेकिन इसका मीनिंग और इसका लक्ष्य बड़ा है। इसलिए जितने भी टीम इसमें लगे सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हम लोग अपना लोगो लॉन्च करते हैं एक तरह से अपना पहचान को हम बनाते हैं। लोगो एक शॉर्टकट आपका पहचान होता है। किसी भी चीज में बड़ा बड़ा खेल या मंत्रालय जैसे भारत सरकार का चक्र का इस तरह का हर संगठन का सिंबल होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत सालों से भारत का खेल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम क्रम किए हैं, संस्थाएं हैं। कुछ लोगों का तो जिंदगी पूरा साई के साथ गुजर गई और उसका जीना मरना। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य में अब सुधार है। 88 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है। डॉक्टर अनुज ने स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी दी है। पहले से काफ़ी बेहतर है, वो पूर्णतः खतरे के बाहर हैं। कोविड की जो टेस्ट हैं वो भी रिपीट करा जाएगा, लेकिन तब तक जो बाकी के पैरामीटर्स हैं उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन, बाकी जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कोविड को लेके, वो सारी रिपोर्ट्स अब इनकी नॉर्मल आ रही हैं। और बाकी जितने भी वाइटल पैरामीटर्स हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, ऑक्सीजन की मात्रा, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बेटर हो रहे हैं। ही इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी और होपफुली आने वाले कुछ दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी करें। किसान कानूनों के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सहयोगी भी बीजेपी का साथ छोड़ करके जा रहे हैं और किसान भी सड़कों पर हैं। इसी मुद्दे पर हरियाणा के करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने ANB न्यूज से खास बातचीत की है। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों की बात करें तो लगातार चौतरफा विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी भी अब हुंकार भरने जा रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। संजय भाटिया हमारे साथ है, सांसद है बीजेपी के। सर, चौतरफा विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि नरेंद्र तोमर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, आश्वासन दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार विरोध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं इस विरोध? बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा, मेरे हिसाब से घटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अभी सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस देख रहा हूँ और व्यक्तिगत किसानों की देख रहा हूँ, अब राजनीतिक सोच में, जैसे अभी कांग्रेस की जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर हमें किसानों का कंधा मिला तो उसको यूज़ क्यों ना करें। मेरे को भी ये किसी ने बताया, हालांकि मैंने वो वीडियो क्लिप नहीं देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्यों ना यूज़ करें। तो ये छोटी मानसिकता है, छोटी सोच है।
कि आप राजनीति को सीधे सीधे राजनीतिक रूप में लो ना। आप बीजेपी की ये बुराई करो और हम हमारे खिलाफ तर्क दो। आप कह रहे हो हम किसानों का कंधा क्यों ना प्रयोग करें। अरे किसानों के हित में कोई बात है, आप बात करो, आप अपनी बात रखो, लेकिन आप उसको एजिटेशन में, इन चीज़ों में उपयोग, उसमें अपनी कांग्रेस की स्ट्रेंथ दिखाने का प्रयास करो, तो ये गलत सोच है। और राहुल गांधी जी इस आज़ाद देश के नागरिक हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, और वो हरियाणा का, पंजाब का, पूरा हिंदुस्तान उनका है। उनको घूमना भी चाहिए। लोगों के बीच में जाएंगे तो ग्राउंड रियलिटी का पता लगेगा, वरना वो इतने ऊंचे पद पे भी रह के उन्हें जमीनी धरातल की नहीं पता। भाटिया जी, आप कह रहे हैं कि विरोध कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। कल से रेल रोको आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपके जो सहयोगी रहे हैं श्याम सिंह राणा, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान विरोधी काम बीजेपी करने का काम कर रही है। इन किसान कानूनों के विरोध में वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलग हो गए। श्रोमणी अकाली दल 22 साल का रिश्ता तोड़ चुका है, तो आपके जो सहयोगी हैं वही अब खिलाफत करते नजर आ रहे हैं, तो विरोध कहाँ कम हुआ? देखिए, सुखबीर बादल जी का हमारा बहुत लंबा साथ रहा है, माननीय प्रकाश सिंह बादल जी। मैं तो उस स्तर का भी व्यक्ति नहीं कि राष्ट्रीय स्तर के समझौतों के बारे में, एनडीए स्तर के समझौते के बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं, तो उनका लंबा साथ रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया, भ्रमित किया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, किसान अपनी फसल ले लेके घूमेगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, इस तरह भ्रमित जिस तरह से किसानों को करने का प्रयास किया, इस तरह से मैं समझता हूँ हमारे सहयोगी संगठनों को, या आपने जैसे श्याम सिंह राणा जी का नाम लिया, अच्छे इंसान है, मैंने उनके साथ काम किया है, वो ऐसे लोग कुछ भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये भ्रम दूर होगा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आपके टीवी के आगे ही बोलने वाले हैं। आखिरी सवाल, बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो इस चीज को इन कानूनों में मेंशन नहीं कर पाई कि अगर फसल की खरीद कोई भी निजी कंपनी एमएसपी से कम करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार किसान के पास होगा? नहीं, मैं एक बात सुनो, इसके अंदर इस चीज को, जो चीज है ही नहीं, जो एग्जिट ही नहीं करी, उसको मेंशन करके उल्टा उसके ऊपर चर्चा छेड़ने वाली बात है। खुलेआम चर्चा इस कानून एक्ट के अंदर है। इस जो सुधार आए हैं, इनका एमएसपी से लेना देना कुछ नहीं है। मतलब उसमें एमएसपी की चर्चा किस बात की जाए? जो कानूनों के अंदर अमेंडमेंट आई है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा अधिकार, पहले किसान अपना माल मंडी के अलावा नहीं बेच पाता था, सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी उसको परेशान करते थे, किसी तरह का उसको दिक्कत करते थे। आज वो दिक्कत उनके लिए खत्म कर दी। आज एमएसपी से ज्यादा आपको रेट मिले, पहले कानूनों के तहत उनको रोका जाता था, आज रोका नहीं जाता। मैं खुद किसान हूं, मेरे पिताजी 86 ईयर ओल्ड है, 86 साल की उम्र में आज भी खेती करते हैं, खुद टू व्हीलर पे जाते हैं सुबह शाम। मैं तो ज्यादा संगठन के कामों में रहता हूं, वो जाते हैं। आज भी 86 साल की उम्र में वो अपनी मर्जी से खेती करते हैं, जागरूक खेती करते हैं, सब्जियां करते हैं। 86 साल की उम्र आप कल्पना करके देखिए कि 86 साल का, क्यों? उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। आराम की खेती की जा सकती है, आप जीरी बो दो, गेहूं बो दो, 2 बार खेत में गए, 4 बार अपने आप फसल होगी उसमें। फिर भी मैं समझता हूं कंपैरेटिवली आप 1-2 फसल की बजाय 3 फसल की खेती करते हो, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। यही चीज हिंदुस्तान के लिए चाहिए। हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होंगे अन्य चीजों की तरफ। मैंने तो देखा है लोग बाग लगाने लग गए, लोग अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने लग गए। तो इन कानूनों से उन लोगों को, जागरूक खेती करने वालों को फायदा मिलने वाला है। जो कहता है मैं ट्रेडिशनल खेती करूंगा, मुझे धान और गेहूं के अलावा कहीं जाना नहीं है, मुझे एमएसपी पे माल बेचना है, उसको कोई रुकावट नहीं है, उसको नहीं रोका गया। ये बात बार बार हर मंच पर आकर, हर चैनल पर आकर हमारे नेता बार बार बोलते रहे हैं, और इन सारी चीजों की जानकारी किसान नेताओं को भी है। चलिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से कह रहे हैं कि बरगलावा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर राजनीतिक रोटियां सेने की कवायद में जुटी हुई है, इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक समय में कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल देखना यही होगा कि इनके इस बयान पर कांग्रेसी धड़ा जो है वो किस तरह से पलटवार करता है, और आने वाले दिनों में जिस तरह के प्रदर्शन होने वाले हैं वो केंद्र पर किस तरह का दबाव डालने का काम करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में ज्यादा सेवाएं बंद हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सप्लाई होती रही। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉकडाउन के दौरान हुई इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी गैस की सप्लाई का ब्यौरा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन में कितनी बिजली और एलपीजी की खपत हुई है।
कि आज हमने हमारे सार्वजनिक कंपनियों के तरफ से कोविड के काल में जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसका एक कंपेंडियम हमने प्रसिद्ध किया है। इसमें किस तरह से कोविड के पीरियड में, इवन लॉकडाउन में, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी रहा, किस तरह से गैस सप्लाई जारी रहा, किस तरह से गैस का रिफिल जारी रहा, किस तरह से पेट्रोल पंप खुले रहे, किस तरह से माल। चलिए यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर मिर्जापुर, भदोही, शामली, बरेली, अमेठी और संत कबीर नगर के कोविड-19 अस्पतालों का वर्चुअली लोकार्पण किया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी की जो दर है और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है और रिकवर रेट को बेहतर करके आम जनमानस में विश्वास पैदा किया है। यह सब टीम वर्क से संभव हुआ है और योगी ने यह कहा है कि पहले प्रदेश के 36 जिलों में वेंटिलेटर या HFNC की सुविधा नहीं थी और अब सभी 75 जिलों में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए मूल मंत्र 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कृषि कानून के बाद अब हाथरस गैंगरेप केस पर कांग्रेस के नेता खुलकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने इस मामले में पीएम मोदी और सीएम योगी को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। मानवता को कलंकित करने वाली घटना है और पूरी मानवता शर्मसार हुई है और इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का कुछ नहीं बोलना, ये अपने आप में दुखद है और निश्चित रूप से वैसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिसने इस बच्ची के साथ इस तरह का। यूपी के हाथरस के चंदपुरा क्षेत्र में बुलगड़ी गांव में पहुंचे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी और सांसद राजवीर दिलेर ने मृतक पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है और परिजनों से मुलाकात के समय सांसद के खिलाफ स्थानीय लोगों ने गो बैक के नारे भी लगाए और सांसद राजवीर दिलेर के आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी और राजवीर सिंह दिलेर का परिजनों ने घेराव भी किया।
यूपी के हाथरस में इंसानियत शर्मसार हुई है और गैंगरेप पीड़िता की मौत हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार करने के मामले में भी प्रशासन और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना पर देश भर के लोगों में गुस्सा है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। चाहूंगी कि आज इस देश की बेटी सेफ महसूस नहीं कर रही, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा होता हुआ देख सकते हैं? एक दलित बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतनी बुरी हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर के फतेहाबाद में दलित अधिकार मंच और एसएफआई ने प्रदर्शन किया है और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है और पुतला भी दहन किया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। जिला में 19 साल की दलित लड़की के साथ 4 गुंडों द्वारा जिस रूप के गैंगरेप करके और उसकी जीभ काट के नहर जिस रूप से हत्या की गई है और उस हत्या करने के बाद में शासनकार प्रशासन का जो संवेदनहीन रवैया जो सामने आया है, उसकी डेड बॉडी भी परिवार वालों को नहीं दी गई, वो भी चुपके से रात के 2:30 बजे अंधेरे के अंदर उसका संस्कार कर दिया गया। इस सब घटनाक्रम के विरोध के अंदर आज ये तमाम संगठनों के लोग दलित अधिकार मंच के बैनर के नीचे, इसमें किसान सभा है, नागरिक अधिकार मंच है, DYFI है, SFI है, जनवादी महिला समिति है, ऑल इंडिया लायर यूनियन है, नागरिक अधिकार मंच है, ये तमाम लोग आज इकट्ठा हो गए हैं और अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए उस मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आज का ये हमारा योगी सरकार के पुतले दहन का कार्यक्रम हमने इस रूप से आयोजित किया है और मांग करी हमने कि जो भी गुंडे हैं फौरी तौर के ऊपर उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी। हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के बहराइच में आज सैकड़ों कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर जुलूस निकाला और जिसको रोकने पर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। पुलिस के लाख रोकने पर भी कांग्रेसी सड़क पर आ गए और पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में झड़प के बाद कांग्रेसी सड़क पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे SDM सदर ने कांग्रेसियों की मांगों का ज्ञापन लिया। प्रदेश सरकार में आए दिन चाहे वो जिस बिरादरी के साथ हो, रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करके उनको मार दिया जाता है। लॉ और ऑर्डर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। ऐसी सरकार निश्चित ही हम लोग को चाहते हैं, ऐसी सरकार को राज्यपाल महोदय का जो है इसको बर्खास्त करे और जिस तरह से उनके लाश को, उस बिटिया के लाश को रातों रात मिट्टी तेल डाल के उसको रात में दाह संस्कार किया गया, उनके परिवार को उस लाश को हैंडओवर तक नहीं किया गया, उनके कोई 7 परिवारजन को नहीं आने दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित ही ये देश देख रहा है, ये प्रदेश देख रहा है। आने वाले वक्त में ये जनता जान चुकी है कि ये सरकार अब हमारे लिए रक्षक नहीं रह गई। यही यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप और निर्मम हत्या के खिलाफ NSUI ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस घटना को देश के लिए शर्मसार घटना करार दिया है। हिमाचल के हमीरपुर में NSUI ने यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। हमीरपुर के गांधी चौक पर NSUI जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने यूपी की घटना के विरोध में नारेबाजी कर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की है। देखिए पहले तो देश के लिए बहुत शर्म की बात है। आप सभी को मालूम है कि यूपी के हाथरस जगह में जो एक ब्रूटल जो गैंगरेप हुआ था, आप लोगों को ज्ञात है कि जो बहन थी वहाँ पे, उनकी गैंगरेप करने के बाद उनकी जीभ काट दी, उनकी रीढ़ की हड्डी तक जो थी वो दरिंदों द्वारा तोड़ दी गई है। लेकिन ना सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई वहाँ की सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना ही जो वहाँ पर जो पीड़िता थी उनको जो था एम्स हॉस्पिटल में लेकर, मतलब किसी अन्य सुविधा तक, बढ़िया हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया। उनको कल जो था वो एम्स में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद इतनी शर्मनाक घटना यूपी सरकार द्वारा की गई कि
यूपी के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना के बाद दिल्ली के एम्स में रेप पीड़िता ने अंतिम सांस ली और रेप पीड़िता के अंतिम सांस लेने के बाद पूरा देश गमगीन हो चला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रेप पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई और उसे बेरहमी से घटना के बाद मारा गया हो। इससे पहले भी दामिनी और निर्भया जैसी घटनाएं देश में होती रही हैं और लोगों का गुस्सा उबाल बनकर के सड़कों पर आया है। हाथरस की बेटी के साथ हुई घटना के बाद बुलंदशहर के सियाना तहसील में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। बसपा के कार्यकर्ताओं ने यह बताया है कि समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि ना तो देश में बेटियां सुरक्षित है और ना प्रदेश में महिलाओं की आबरू सुरक्षित है। जो हाथरस में उस बेटी के साथ में 4 लोगों ने बलात्कार किया, जीभ काट दी, कमर तोड़ दी और उसके साथ इस तरीके की घटना घटी है जैसे एक बार दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में विरोध में हमने एसडीएम सियाना को ज्ञापन दिया है और एसडीएम सियाना से मांग की है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को यहाँ से उसको हमारे ज्ञापन को भेजें। और हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए की मांग हमारी है कि वो उसकी उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हुई मौत को लेकर के दलित समाज के लोगों में यूपी सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों ने सड़कों पर आकर न्याय की गुहार लगाई है। हरियाणा के टोहाना में भी बुधवार को दलित समाज के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर के एसडीएम नवीन कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है ताकि कानून व्यवस्था में सुधार किया जा सके। से हत्या कर दी गई, गैंगरेप के बाद उसकी गर्दन तोड़ी गई, कमर की तोड़ दी गई, हाथ पैर तोड़ने के बाद उसे ऐसी दृढ़ता के अंदर छोड़ दिया गया मरण अवस्था के अंदर। और वहाँ का जो निकम्मा प्रशासन है उसने उन दोषियों को 4 के 4 दोषियों को बचाने के लिए यहाँ तक के वो कह रहे हैं कि उस लड़की के साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ, जबकि लड़की ने ये बयान किए हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। और प्रशासन वहाँ का ऐसा जातिवादी हो चुका है जो कि उस समय वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री है वो उसी की जाति के जो दोषी। यूपी के हाथरस मामले में सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद और सैकड़ों कार्यकर्ता हाथरस के लिए रवाना हुए, तो वहीं पुलिस ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। और वहीं इमरान ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक योगी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखने की घोषणा की। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हाथरस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। हरियाणा के सिरसा में पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा है कि पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा बेटी मिटाओ अभियान पर चल निकली है और उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 साल की बेटी के साथ हुआ घटनाक्रम इसी बात का गवाह है। अशोक तंवर ने हुड्डा सेक्टर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये कहा है कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद भी यूपी और देश के अन्य भागों में इसी तरह के अनेक विभत्स कांड हुए हैं जिसमें बेटियों को दरिंदों के हाथों लज्जित होना पड़ा है और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय जो इस देश की बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई और उस दरिंदगी के बाद उसका उपचार ना होना, पुलिस की कार्रवाई ना होना, जो सरकार की नीति है, नाम तो उसका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, ये बेटी मिटाने की नीति पर चल रही है ऐसा लगता है। और यही कारण है कि आज न्याय की उम्मीद देश वो छोड़ चुका है। इस दुख की घड़ी में हम सब की संवेदनाएं उस बेटी के साथ। यूपी के हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना से पूरे देश में गुस्सा चरम पर है और देश की कई बड़ी हस्तियां इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। इसी कड़ी में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने बुधवार को ट्वीट करके योगी सरकार और हाथरस पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सूर्यास्त के बाद विधान के विपरीत घर वालों से छुपाकर जबरन अपनी सरकार और पुलिस के बल पर गुपचुप तरीके से हम सदा शासक रहेंगे की सोच वाले अहंकारी अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बिना अंतिम संस्कार किए जलाया था। बता दें कि परिवार का आरोप है कि देर रात हाथरस पुलिस ने बिना अनुमति के रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया और हाथरस पुलिस के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है। राजस्थान के सीकर में एक छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई। एमए फाइनल की छात्रा 26 सितंबर को परीक्षा देने के लिए एसके कॉलेज पहुंची जहां पर उसका सेंटर बताया गया था, लेकिन पता चला कि उसका सेंटर नवजीवन स्कूल में है और वहां पर पता किया गया तो पता चला कि युवती वहां पर परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंची। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर परिजन नाखुश नजर आए और इसीलिए परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर युवती की तलाश करने की मांग की है।
मेरी बच्ची दिनांक 26/9 को एग्ज़ाम देने के लिए घर से 10:20 से निकली। SK स्कूल में उसका सेंटर था। MA फाइनल की एग्ज़ाम लास्ट ईयर की दे रही थी। वहाँ से उनको पता चला कि उनका सेंटर नवजीवन स्कूल नौलगढ़ झुंझुनू बाईपास पे सेंटर है। वहाँ पता लगा कि वहाँ भी सेंटर एग्ज़ाम पे नहीं पहुँची। इसके कारण मैंने परिजनों द्वारा चर में ढूंढा कि लड़की शाम तक घर नहीं पहुँची। उसके बाद में FIR दर्ज कराने की 27 तारीख को FIR दर्ज कराई। उसके बाद में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, न घर पे को संपर्क किया, न को पूछताछ की। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर CBI की विशेष अदालत में आए फैसले का और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने इस फैसले पर खुशी नहीं जताई और कहा कि सभी को पता है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या हुआ था। अज़ीमुशान मुल्क में तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फैसले का इज़्ज़त एहतराम और रिस्पेक्ट करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और आज के इस फैसले के सिलसिले में हमें कुछ नहीं कहना है और सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरीके से सरेआम अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के केस फाइनल जजमेंट में ये बात वाज़े तौर पर कही कि जो मुस्लिम्स हैं। बाबरी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी किया है और इस मामले में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान राम के जन्म स्थान होने के प्रमाण मिलने के बाद कि वहाँ मंदिर था, मंदिर ही बनेगा, तो वास्तव में तो आज का जो फैसला है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में एक सत्य की जीत इस नाते से लिया जाना चाहिए कि उस समय जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं में कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, बल्कि एक तथ्य, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक भारत भूमि का एक तथ्य जिसको उजागर करने की बात उस समय आई थी। उसी को मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कोर्ट ने संज्ञान लिया होगा और सभी लोगों को जो एक प्रकार से इस मुकदमे में निर्दोष पाकर फ्री किया है तो सत्यता की जीत है। मैं इसका स्वागत करता हूं और कुल मिलाकर के इस निर्णय के प्रति वही बाबरी विध्वंस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, लेकिन विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल नहीं है। मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। पूरा देश जानता है कि भाजपा, आरएसएस व उसके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। उस समय की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की इस साजिश में शामिल थी। यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों
वे साक्ष्यों को परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैर कानूनी अपराध ठहराया। बाबरी विध्वंस मामले के सभी आरोपी बरी हो चुके हैं और 28 साल बाद इस मामले में फैसला सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया है और फैसला आरोपियों के पक्ष में आया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने खुशी जाहिर की है। आज की खुशी ऐसी है जिसको नापा नहीं जा सकता। सब खुशियों से बड़ी खुशी का दिन है। आडवाणी जी, जोशी जी, जिन लोगों को इस उम्र में मुकदमा झेलना पड़ रहा था, वो लोग जो एक एक्यूज्ड कहलाए गए और जिनकी मृत्यु हो गई, आज विंडिकेशन हुआ है कि षड्यंत्र नहीं था। आज विंडिकेशन हुआ है कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये हुआ था, स्पॉन्टेनियस हुआ था, कोई पूर्व योजना नहीं थी। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। एसआईटी की टीम हाथरस पहुंच चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर के। जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर भी इस पूरे मामले में आरोप लग रहा था, एसओ से बातचीत के बाद परिवार से भी बातचीत की जाएगी और 3 सदस्यीय एसआईटी थाना चंदपा पहुंच चुकी। जांच अधिकारी बने सीओ सादाबाद से पूछताछ की जा रही है और एसआईटी की टीम हाथरस पहुंची। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच इस पूरे मामले में शुरू हो गई है। जिस तरीके से परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि हमसे बिना पूछे हमारी मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार गैंगरेप पीड़िता का किया गया है, इसी को लेकर के जिस तरीके से परिजनों ने कहा था कि सुबह अंतिम संस्कार करना था, लेकिन प्रशासन ने अपनी मर्जी से ही अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया था लड़की का। इसी को लेकर के एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी की जो टीम है, एसआईटी है, वो अब वहां पर पहुंच चुकी। पहले एसओ से बातचीत और उसके बाद परिवार से भी बातचीत होगी। थाना चंदपा पहुंच चुकी है एसआईटी। जांच अधिकारी बने सीओ सादाबाद से पूछताछ की गई और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी हाथरस पहुंच चुकी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराए जाने के 28 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है और इसमें सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस फैसले में यह साफ हो गया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत अन्य लोगों को बरी किया गया है। इन नेताओं ने मंच में कोई भी उकसावे या ढांचे को तोड़ने की बात नहीं की। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया में टूट गया। 2 बड़े फैसले आए हैं। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि वहां राम मंदिर था, बाद में एक स्ट्रक्चर वहां पर बना दिया गया। के बाद आज फैसला आया है, निश्चित रूप से ये फैसला स्वागत योग्य है। पूरे देशवासी और हिंदुस्तानी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया आ रही है, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और आज ये अवसर ऐतिहासिक अवसर है। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि जो इस पूरे आंदोलन से इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार से 28 वर्षों तक केस चला, 28 वर्षों में सारे साक्ष्य जो है और साक्ष्य आने के बाद में ये जो निर्णय हुआ, सत्य की जीत हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी। देश के युवाओं को स्वस्थ बनाने के लिए पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है और इसी कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इंडियन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज शुरुआत की गई है और हिमाचल के धर्मशाला में भी साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए स्मार्ट सिटी धर्मशाला की तरफ से 1 अक्टूबर को 10 किलोमीटर के लगभग लंबे ट्रैक पर साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी नगर निगम कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 15,000, दूसरे स्थान के लिए 10,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 5,000 रुपये नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। तहत साइकिल रैली के जो प्रोग्राम आयोजन किए गए, उसके तहत चलते 20 जुलाई से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके तहत धर्मशाला स्मार्ट सिटी ने एक छोटा सा आयोजन पहले मैक्लोडगंज में किया था और दूसरा ये बड़ा आयोजन 1 अक्टूबर को हम लोग धर्मशाला में करने जा रहे हैं, जिसमें एक साइकिल रैली निकाली जाएगी जो कि धर्मशाला गांधी पार्क से लेके बाया
कोतवाली बाज़ार, खनियारा, सेक्रेट हार्ट, दाड़ी, और फिर वो ख़त्म होगी जो हमारा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसके पास जो साई ग्राउंड है, वहाँ पे उसका क्लोज़ उसको किया जाएगा। और इसके चलते जितने भी लोगों ने जो उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं वो कॉरपोरेशन में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और जो लोग इस रैली कंपटीशन में जो लोग फर्स्ट आएंगे उसके लिए हमने जो प्राइज़ अनाउंस किया उसमें 15,000 रुपया रखा गया फर्स्ट जो होगा, और जो सेकंड प्राइज़ है उसको हमने 10,000 का रखा हुआ, और जो थर्ड है उसको 5,000 का। इसके अलावा जो पार्टिसिपेट जो लोग करेंगे उनके लिए भी अमिताभ बच्चन ने 77 साल की उम्र में एक नेक पहल करते हुए अंगदान करने का संकल्प लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है। उनके कोट पर हरे रंग का रिबन लगा है जो कि अंगदान के संकल्प का प्रतीक है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं अंगदान का संकल्प ले चुका हूं। इसकी पवित्रता दिखाने के लिए हरे रंग का रिबन लगाया गया। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और। हाथरस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर मामला। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबरन अंतिम संस्कार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है गहनता से इस मामले की जांच हो। बीजेपी सांसद ने अपनी चिट्ठी के जरिए खोली सरकार की ही पोल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार और पुलिस अधिकारी जबरन अंतिम संस्कार की बात से इनकार कर रहे हैं। संजीव सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ लिखा गया है इस चिट्ठी में, क्या कुछ मांग की गई है हंसराज हंस की तरफ से? जी बिल्कुल हितेश, आपको बता दें जिस तरह से अगर बात की जाए हाथरस का जो गैंगरेप कांड है उसको लेकर के फिर जो बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, वो एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि इनके ही जो सांसद है हंसराज हंस ने एक जो है चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और ये साफ उस चिट्ठी में साफ जाहिर भी किया है कि जिस तरह से अगर अंतिम संस्कार करने वाले जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की मांग की है, और फास्ट ट्रैक में जिस तरह से मामला चलाया जाए, क्योंकि अगर बात की जाए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फास्ट ट्रैक पे जो है और एसआईटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए क्योंकि बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ही स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र देख करके ये जाहिर कर रहे हैं कि आखिर जो ये जिस तरह से अगर अंतिम संस्कार किया गया वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है, और जो सरकार भी है वो कटघरे में खड़ी हुई है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हितेश। जी बिल्कुल संजीव, वहां पर एसआईटी भी पहुंच चुकी है, तो एसआईटी की तरफ से फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वहां पे क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया और 3 सदस्यीय जो टीम है इसमें वो वहां पे पहुंच चुकी है। एसआईटी अपना जो वहाँ के जो एसएचओ हैं उनसे पूरी विवेचना ली जा रही है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। उसके बाद और भी जो आगे की जो कार्रवाई है वो एसआईटी करेगी, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया। और जी संजीव, आपको रोकना चाहूंगा, विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी विनीत जी, जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है, और अब इस पूरे मामले पर हंसराज हंस ने भी चिट्ठी लिखी है, और जिस तरीके से जबरन अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है इस पूरे मामले में, तो आपको क्या लगता है, क्या यूपी में योगी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से बिना पूछताछ के ही अगर बात की जाए, पुलिस विभाग भी कई बार फैसले ले चुका है और सीएम योगी खासे नाराज नजर आते हैं अपने ही प्रशासन से, अपनी ही पुलिस से, तो ऐसे में क्या स्थानीय प्रशासन बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी नियंत्रण के ही चल रहे हैं? नहीं सुनील जी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। वैसे हम देख ही रहे हैं कि जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम योगी सरकार लंबे समय से कर ही रही है। और जो हमारी हाथरस की इस बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, इस केस में भी एक भी दोषी नहीं बचेगा। और जो दाह संस्कार की बात सामने आई है, जिसमें प्रशासन का कहना था कि उन्होंने परिवार को संज्ञान में लेकर ये किया, परिवार की उपस्थिति में किया, लेकिन परिवार का कहना कुछ और है। इसलिए माननीय योगी जी ने एक एसआईटी का गठन भी किया है जो पूरे सच को 7 दिन के अंदर सामने लाए, और जो प्रशासन के लोग भी अगर जिम्मेदार इसमें मिलते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और दोषियों को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी।
विनीत जी के पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर जाकर के कुछ भी खंगालने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा प्रशासन कुछ और कहता है, सरकार कुछ और कहती है, परिजन कुछ और कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो स्थानीय प्रशासन है वो बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी लगाम के बेलगाम दिखाई दे रहा है? नहीं, आप जो इस केस में जो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप पूरे उत्तर प्रदेश को आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर की बातें मैं गिनवा सकता हूं जी, अलग अलग जगह की बातें गिनवा सकता हूं। नहीं, आपकी बात से इससे मैं सहमत नहीं हूं। हमने कानपुर में पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन क्या हुआ था सब जानते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है सब जानते हैं। पीएससी के जो कर्मचारियों को डिमोशन किया गया वो भी सब जानते हैं। देखिए सुनील जी, मैं आपसे माफ कीजिएगा, मैं सुनील नहीं हितेंद्र बात कर रहा हूं। विनीत जी जी, आपकी आवाज वैसे भी साफ नहीं आ रही है जी। अब तो आवाज वैसे भी साफ नहीं आएगी क्योंकि यूपी में योगी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, अधिकारी कर्मचारी बेलगाम है। चलिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, इस पूरी खबर पर तमाम आपने विस्तृत जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने अब चिट्ठी लिखी है, यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरे मामले में कहीं ना कहीं योगी सरकार फेल नजर आ रही। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य एशिया के दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोनो और काराबाख को लेकर के जारी जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे के इलाके में हमले करने का आरोप भी लगाया है। इस बीच तुर्की ने आर्मेनिया को धमकी दी है कि दुनिया हमारी दहाड़ को सुनेगी और तुर्की की इस धमकी के बाद आर्मेनिया ने यह दावा किया है कि उसके एक सुखोई 25 विमान को तुर्की के F-16 विमान ने मार गिराया है। और इस पूरे विवाद में तुर्की के कूदने के बाद अब रूस के साथ उसके छद्म युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। और उधर तुर्की और अजरबैजान दोनों ने आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट को मार गिराने का खंडन किया है। और इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने यह धमकी दी है कि वो अजरबैजान को नारगोनो काराबाख पर कब्जा करने में मदद करेंगे। और रूस और अमेरिका की शांति के तत्काल अपील के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रूसी टीवी से बातचीत में आर्मेनिया के साथ किसी भी बातचीत की संभावना को नकार दिया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम धर्मशाला ने अनलॉक 5 में लोगों को राहत प्रदान करते हुए धर्मशाला से शिमला के लिए 3 नए बस रूट शुरू करके राहत प्रदान की है। और धर्मशाला बस डिपो से शिमला के लिए अब कुल 5 रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं। इससे पहले धर्मशाला से शिमला के लिए 2 बस रूट शुरू किए गए थे, लेकिन अब 3 नए रूट शुरू होने से इसकी संख्या 5 हो गई है। और HRTC धर्मशाला डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने यह कहा है कि लोगों के मांग के अनुसार नए रूटों पर बस सेवा शुरू की गई है। अभी हाल ही में जो हमने यहाँ पर विद इन स्टेट ऑपरेशन शुरू किया है, उसके तहत पिछले कुछ दिनों में हमने जो हमारा धर्मशाला से शिमला के लिए है उन रूटों में हमने बढ़ोतरी की है। तो धर्मशाला से शिमला पहले हमारा एक 7:50 पे रूट चल रहा था और उसके बाद हमने एक रूट सुबह 5:30 बजे शुरू किया था और अब हमने एक रूट दोपहर को 12 बजे धर्मशाला से शिमला के लिए शुरू किया है। और एक जैसे कि मुख्य कार्यालय से निर्देश आए थे तो एक रूट हमने रात को 9:30 बजे धर्मशाला से शिमला और रात को ही 9:30 बजे शिमला से धर्मशाला। पठानकोट के विधायक अमित विज, उनके भाई और बाकी साथियों पर बने कार्टून लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी विधायक के हाथ से कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हों। इन सभी कार्टून में यह दर्शाया गया है कि विधायक ने पठानकोट में किसी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया है, बल्कि विनोद खन्ना और सनी देओल की तरफ से करवाए गए विकास कार्यों पर अपनी नेम प्लेट ही लगवाई गई है। विधायक ने कहा है कि यकीनी तौर पर विधायक अमित विज और उसके चहेतों के हाथ से कार्टून विधायक के विरोधियों की तरफ से वायरल किए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात विधायक साहब ते लग रहे हैं। मैं ये बेनती करना चाहना, जिस जोश नाल जिस ईमानदारी नाल पठानकोट दे लोकां ने अमित विज जी ਨੂੰ MLA चुनिया सी,
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो बीजेपी की शरारत है कि वो जानबूझ के, क्योंकि अपने जोड़े विधायक न बड़े अच्छे काम करा रहे हैं शहर दे विच, इस करके उन्होंने ये गल पच नहीं रही। इस करके यहो जे वीडियो जोड़े ना बना के मतलब लोगों के विच नशर कर रहे हैं, बहुत गलत गल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। असी इस गल का पूर्ण विरोध करते हैं। साडे विधायक न माननीय हैं, साडी पार्टी के लीडर है, उन्होंने खिलाफ अगर इस तरह की कोई गल करता है तो बहुत गलत है। ये असी पूरी पार्टी जी विधायक जी के नाल खड़ी है। जदों कोई असी काम करते हैं जब साडे कार्यकाल दे विच अगर कोई काम कंप्लीट होंदा तो साडी नेम प्लेट लगनी है, साडा ही बोर्ड लगना है। देखो जी, अज मैं कहां ताज महल मैं बनाया तो वीडियो पा दा, तुसीं मान लो कि ताज महल मैं बनाया। छड्डो ये चीज़ां, तुसीं डलपन की गल करो, वो तो कोई भी पा सकदा। हुण मैं कल का कुतुब मीनार मैं बनवाया तो वीडियो बना दा, छड्डो यार। देखो पता की है, ये डेमोक्रेसी है। नहीं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी च किसी नूं नहीं कहा जा सकता। जिन्हों लग रहा है वो शरारत करी जान, मगर यह है कि मेरी जिहड़ी एनर्जी है, साडी टीम की एनर्जी है, असीं अपनी डेवलपमेंट करती जाइए। जिन्हों चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।